So dear friends, let's start with the redemption of debentures with the next part. कल तक हमने कितना देख लिया था बेटा? Immediate cancellation or held as investment. Today we are going to see what is sinking fund. This part very important, very critical at times. I'll try and see that I'll lift it up from the base. So be very agile and alert when you are learning this. The people who will understand sinking fund technically will be able to solve the further more problems, but you need to understand it technically. तो सुनते क्या है सिंकिंग फंड? सिंकिंग फंड मेथड. एग्रीड? पहले मैं आपके सामने पूरी स्टोरी प्रेजेंट करता हूं कि क्या है एंड देन विल गो अहेड. ठीक है? Dear friends, we have got debentures in our balance sheet. Debentures in our balance sheet. So where do we have debentures in our balance sheet? In the balance sheet you have got here liability debentures. Do you all agree? ऊपर कैपिटल है. अब इस डिबेंचर की सर्विसिंग लगती है. फिनेंस में एक टर्म है सर्विसिंग ऑफ डेट. Now what do we mean by servicing of debt? It simply means, my dear friends, that what all you will have to give to these debenture holders. The first one is interest on debentures. Interest on debentures. Agreed? Interest on debentures कहां पे जाता है बेटा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में. मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिबेंचर की सर्विसिंग करने के लिए आपको क्या लगता है बेटा जी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. मतलब एक आपको हर साल हर ड्यू डेट को यू विल हैव टू रेगुलरली पे द इंटरेस्ट. डू यू ऑल एग्री? यस. सो माय डियर फ्रेंड्स, यू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की आपको एंट्री बता दूं. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड दिस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज फर्दर ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. ओके फाइन. कल हमने कुछ एक एग्जांपल देखे थे. फंड चेजर आपको याद आ रहा है? राइट? शुरुआत जब हमने की थी तो फंड चेजर. उस फंड चेजर में मुझे याद आ रहा है कि टाटा मोटर्स ने जब उनको जैगवार लैंड रोवर डील करनी थी या महिंद्रा को जब सत्यम खरीदना था तब उन्होंने कुछ डिबेंचर इश्यू किए थे. यस और नो? यस. क्वेश्चन ये है कि वो डिबेंचर से आया पैसा कैश जब इश्यू किया था तब. एग्रीड? वो कैश कैश के रूप में नहीं रहती है. वो कैश बेटा इधर इन्वेस्ट की जाती है इन अ फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग टर्म असेट. तो मैं टाटा मोटर्स का देख लेता हूं. जैगवार लैंड रोवर डील, इन्वेस्टमेंट इन जैगवार एंड लैंड रोवर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. या अगर आप महिंद्रा की बैलेंस शीट देखोगे तो ऐसा लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन सत्यम. एग्रीड? अब तो हालांकि वो अमालगमेट हो गया. अब इन्वेस्टमेंट इन सत्यम नहीं दिखते, दोनों एक ही हो गई. सत्यम कंपनी इज नाउ नो मोर. इन एनी केस जैगवार लैंड रोवर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था. तो मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेके चलता हूं. मान लेते हैं कि यहां पर 5,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गए. अपने डिबेंचर इशू किए थे उसमें से कुछ पार्ट. मेरा क्वेश्चन ये है, ये डिबेंचर का फंडिंग कहां से होता है? देखो, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना पड़ता है, वो हर साल प्रॉफिट से कम होता है, मगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट कहां से आती है? क्योंकि सर्विसिंग ऑफ डेट में दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. एक इंटरेस्ट और दूसरा कौन सा? उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट कैसे होगा? एग्रीड? तो प्रिंसिपल रीपेमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्योंकि आप सोचो, जैगवार लैंड रोवर को बेचकर सेल कर हम वापिस ये पैसा रीपेमेंट नहीं कर सकते प्रिंसिपल अमाउंट का. इंटरेस्ट तो हर साल प्रॉफिट में से निकल रहा है, हम डेबिट कर रहे P&L अकाउंट को. बट बेटा जी इसका कैसे होगा? जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आप जो असेट बाय करते हो, जो लॉन्ग टर्म असेट है, उसको बेचकर वापस हम इसका रीपेमेंट नहीं कर सकते. तो आप देखो ना, एफएम में आपको बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी शुड बी मैच्ड अगेंस्ट विद लॉन्ग टर्म असेट. इसका लॉजिक अभी मैच बताऊंगा. लॉन्ग टर्म असेट आप बेचकर उसको वापस रीपेमेंट नहीं कर सकते. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वाया न्यू कंपनीज एक्ट उन्होंने कहा कि आपको हर साल, ये पहले हालांकि सेक्शन 117C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में भी था,
राइट। नोटिफिकेशन आती थी सेबी की, मगर अब सेबी की नोटिफिकेशन की जगह न्यू सेक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट। हालांकि प्रोविजन सेम टू सेम है, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसमें एक नया प्रोविजन बनाया गया है कि जो कोई भी लाइबिलिटी का रीपेमेंट है, उस लाइबिलिटी के रीपेमेंट में से कुछ पैसा आपको लॉक करना पड़ेगा। मतलब लाइबिलिटी का रीपेमेंट करने के लिए, प्रिंसिपल का रीपेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा लॉक करना पड़ेगा। सर मतलब क्या है? अच्छा एक चीज समझ में आई क्या, कि जैगवार लैंड रोवर को आप सेल कर कर प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो वहीं रहेगा। आपको वो खरीदा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपका ही रहेगा। उसको बेचकर अगर खरीदने के लिए आप रीपेमेंट खरीदने के लिए जाओगे तो फिर वो मतलब नहीं हुआ उस डील का। आपने लोन क्यों रेज किया, कोई मतलब नहीं। तो सर फिर क्या होता, कैसे बताइए ना, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। ये देखिए बेटा, ये ऐसे अपनी बैलेंस शीट है, राइट। यहां पर अपना कैपिटल है, यहां पे अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस है, यहां पर अपनी डिबेंचर की लाइबिलिटी है, एग्रीड। और ये लाइबिलिटी कितने साल बाद भरनी है, मान लेते हैं 10 साल बाद यू हैव टू रीपे इट। अब जहां तक पहली चीज है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहां से प्रोवाइड हो जाता है बेटा, P&L अकाउंट से प्रोवाइड हो जाता है, एग्रीड। मगर जहां तक बात है प्रिंसिपल अमाउंट की, तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए क्या किया जाता है मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। होता क्या है कि इस रिजर्व्स एंड सरप्लस में करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट मान लो अराउंड 500 करोड़ है। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 500 करोड़ रुपए है, एग्रीड। अब होता क्या है कि इस केस में ये 500 करोड़ बिल्कुल फ्री रिजर्व्स है। इस फ्री रिजर्व्स को जो चाहे शेयर होल्डर कर सकती है। शेयर होल्डर चाहे कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। शेयर होल्डर चाहती है कि नहीं इसका शेयर कैपिटल में रूपांतर कर दो, शेयर कैपिटल में रूपांतर कर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट कंपनीज एक्ट कहती है कि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस फ्री में अवेलेबल कराने से पहले इसको थोड़ा सा लॉक करो। यहां पर लॉक करेंगे मतलब देखो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस आया होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो इधर असेट रिप्रेजेंट हुई होगी ना, यस और नो, देयर मस्ट बी सम असेट हियर। It could be in form of debtors, stock, cash, investment, fixed asset, something or the other. बट यहां पर अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस रहा तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे बनता है बेटा, फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, मतलब जिसमें ऑल प्रोबेबल लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड। मतलब हर एक एक्सपेंस बुक करने के बाद में आपका वो प्रॉफिट आता है और उस प्रॉफिट को कोई रोक नहीं सकता। शेयर होल्डर अगर चाहे तो उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स आर फ्री। तो शेयर होल्डर्स वो डिविडेंड के रूप में ना ले जाए, क्योंकि अभी तक एक लाइबिलिटी पेंडिंग है, इनके हक का ध्यान रखने के लिए इस रिजर्व्स एंड सरप्लस को, इस प्रॉफिट को लॉक किया जाता है बाय वे ऑफ DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। पुरानी कंपनीज एक्ट 1956 में ये सेक्शन 117C में डील किया जाता था और उसकी सेबी की गाइडलाइंस भी थी। सेम रेगुलेशंस आज भी कंटिन्यू हो रही है और आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है बेटा, DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस। लेट अस टेक नाउ फ्यू मोर एग्जांपल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्रीड, यहां पर कैश आई, मान लेते 500 करोड़, राइट। यहां पर शेयर कैपिटल होगा कुछ, मान लेते 10,000 करोड़। यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा जी, 500 करोड़। यहां पर डिबेंचर्स है कितने बेटा जी, 7,200 करोड़। ऐसे कोई भी एक ऑड फिगर मैंने लिए। ये एक्सट्रैक्ट है, एग्रीड बेटा, ये क्या है, एक्सट्रैक्ट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हम इस प्रॉफिट को साइड में निकाल कर रखेंगे। क्यों निकाल कर रख रहे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि नहीं तो ये प्रॉफिट लेकर कौन उड़ जाएगा, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर उड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हमको डिविडेंड दो, हमको बोनस दो, या फिर हमको क्या बोलते हैं डू द बाय बैक वगैरह वगैरह वगैरह, CRR की एंट्री करके वो खत्म कर देंगे, बोले हमारा रीपेमेंट करके खत्म करो हमको। तो इसीलिए प्रॉफिट लेकर ना उड़ जाए, इसलिए फ्री रिजर्व को लॉक किया जाता है किसमें, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एग्रीड। तो मान लेते हैं इस 500 करोड़ में से कितना लॉक किया आपने,
300 करोड़, तो यहां पर कितना हो गया बेटा जी अभी 200 करोड़। एग्रीड। अब एफएम में आपने और एक कंसेप्ट सीखा होगा कि एक एक पैसे की कीमत होती है बाबू, जो पैसा खुला पड़ा है उसकी कीमत है। फाइनेंस मैनेजर की यह जिम्मेदारी है कि ही शुड इन्वेस्ट दैट फंड्स प्रॉपरली। सो फाइनेंस मैनेजर सोच रहा, वाह 500 की कैश है, चलो इसको इन्वेस्ट कर देते हैं किसी, कैन आई टेक एन एग्जांपल कि मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा लॉन्ग टर्म कोई एसेट में, राइट, 500 करोड़। या इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलने की जगह पे मैं ऐसा बोल दूं कि किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे, एक रिस्की एसेट में, शेयर्स में। बोले कैश पड़ी है, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट काफी अच्छा लग रहा है, शेयर्स में 500 करोड़ रुपए डाल देते हैं, तो यहां पर कैश कितनी होगी बेटा जी? 0। एक एग्जांपल। अब आपसे एक प्रश्न है, तुमने इधर फंड लॉक कर दिया मगर आपने इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स में, अगर मान लो ये शेयर्स की कीमत में लॉस हो गया, एग्रीड। अब लॉस हो गया मतलब कितना लॉस हुआ, मान लो उसकी कीमत बची अराउंड 50 करोड़ ही। सर ऐसा होता है बेटा, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 500 करोड़ की चीज कितनी रह गई? 50 करोड़, जस्ट 10%। अब डिवेंचर होल्डर उधर खुश है कि वाह हमारे लिए पैसा साइड में रखा जा रहा है, हमारा डीआरआर क्रिएट हो रहा है, और डीआरआर क्रिएट होने के बाद में जब भी हमको जरूरत होगी हमारा रिडम्पशन किया जाएगा, और रिडम्पशन करके हमको पैसा दिया जाएगा। एक कहावत है बेटा, सारे सोंग करते आते हमको, या सारे बहरूपिये करते आते, बट पैसे का बहरूपिया आपको नहीं करते आता। अब मैं आपको बताइए, आपके पास है 50 करोड़, आपने डीआरआर जरूर क्रिएट किया था 300 करोड़ का, मगर अगर पैसा साइड में निकाल कर नहीं रखोगे सही तरीके से तो रीपेमेंट कैसे होगा? हमने बैंकिंग कंपनी पढ़ा, बैंकिंग कंपनी में मैं क्या कहता था कि आरबीआई आपसे कहती है कि आप आपका पैसा कुछ साइड में निकाल कर रखेंगे, क्योंकि अगर बैंक ज्यादा रिस्की एसेट में वो सारा पैसा लगाएगी तो जब हमको जरूरत होगी तब क्या रीपेमेंट कर पाएगी? क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसा कहां पे लगा? एकदम रिस्की एसेट्स में। से यस, डिड यू गेट माय पॉइंट? सो द ओनली पॉइंट विच आई वांटेड टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू वाज, माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पर ये 500 करोड़ की कैश या कौन सी एसेट है, शेयर्स, या आपने लैंड खरीद के रखी जो इलिक्विड फॉर्म में होती है, एग्रीड, या आपने कोई इंटेंजिबल खरीद के रखी, कॉपीराइट्स, राइट। तो बेटा जो इंटेंजिबल एसेट्स है जिनकी लिक्विडिटी बहुत कम है, अगर हमने ऐसी एसेट में इन्वेस्ट करके रखा तो बेटा डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना मुश्किल हो जाएगा। सो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना ये क्यों? शेयर होल्डर से बचाने के लिए, मगर वो पैसा सेफ रहे इसके लिए उसका क्या करना पड़ता है हमको? इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट कहां पर करोगे? इन सेफ सिक्योरिटीज। सेफ सिक्योरिटीज मींस जिसमें लॉस की रिस्क नेग्लिजिबल है, जिसमें लॉस की रिस्क क्या है? नेग्लिजिबल है। अब मैं आपको इस एंगल से नहीं समझाता हूं, मैं आपको थोड़ा सा अलग एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब देखिए हम ये सिंकिंग फंड मेथड वगैरह हम बचपन से करते आ रहे हैं, तुम्हारे माता पिता बचपन से कर रहे हैं, बस आपको किसी ने बोला नहीं कि ये सिंकिंग फंड है, बट बचपन से कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। देखिए ये एक बैलेंस शीट है। ऐसा फील कीजिए कि एक ये पिता है, ही इज अ फादर, ये फादर की एक बैलेंस शीट है, और फादर इज ऑफ द एज अराउंड 30। फादर का एक बेटा है या बेटी है, जो कोई भी उसका एक बच्चा है, और बच्चे की पढ़ाई के लिए फ्यूचर में उसको अराउंड 25 लाख रुपए लगने वाले। एक एग्जांपल, एग्रीड। तो फादर के ऊपर एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है कि नहीं है? है। फादर इज हैविंग अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऑफ हाउ मच? 30 लाख, जो आज के 20 साल बाद उसको लगने वाली है। हाँ सर, 30 लाख रुपए लगेंगे। तो हर वर्ष फादर प्रॉफिट कमाता है, मान लो 10 लाख, एग्रीड। अब फादर कहता है कि मैं ये 10 लाख रुपए अगर चाहूं तो अभी कंज्यूम कर सकता हूं। क्यों नहीं कंज्यूम कर सकता? बिल्कुल कर सकता है कंज्यूम। मैं 10 लाख रुपए खर्चा कर सकता हूं, क्योंकि कौन रुकेगा? उसका प्रॉफिट है, जॉब कर कर आता है या बिजनेस कर कर आता है। पापा बोलते हैं कि मैं ये पूरा पैसा खर्च कर सकता हूं, मगर पापा क्या करते हैं? उस पैसे को अपने बच्चे के फंड के ऊपर डाल के रखते हैं। तो जहां पर मैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वर्ड यूज कर रहा था, अब मैं वर्ड यूज करता हूं चाइल्ड फंड। पापा ने अपने चाइल्ड फंड में
रुपए डाले 3 लाख, उन्होंने बोला कि मैं मेरे बच्चे के लिए 3 लाख रुपए साइड में रखूंगा मेरी इनकम में से, और 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए मेरे डिस्पोजल में रहेंगे। एग्रीड? हम ऐसा करते हैं कि प्रॉफिट को हम पोस्टपोन करते हैं कि मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, मेरे बच्चे के लिए मुझे पैसे लगेंगे फ्यूचर में, तो मैं प्रॉफिट कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, तो मैंने उसको अलग फंड में डाल के रखा। अब कैश आई हुई है 10 लाख रुपए, सैलरी आई हुई है 10 लाख रुपए की, मगर पापा बोलते हैं कि अगर ये 10 लाख रुपए ऐसे ही पड़े रहे तो शायद खर्च हो सकते हैं, या शायद उसमें रिस्क हो सकती है कि मैं उससे खर्चा कर दूं। एग्रीड? तो बेटा पापा क्या करेंगे कि इन 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब वो LIC हो सकती है, या वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, या वो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम हो सकती है, या वो प्रोविडेंट फंड हो सकता है, या वो जमीन हो सकती है, कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मगर आपके पिताजी क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा यहां पे? पापा ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। एग्रीड? इसको हम कितना बोलेंगे? 3 लाख रुपए यहां पर साइड में निकाल के रखे। बताओ बच्चों, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हम? यस। अब मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, ये इन्वेस्टमेंट के अगर आगे मैं नाम लिख दूं चाइल्ड्स इन्वेस्टमेंट, तो क्या मुझे आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि नहीं होगा? यस। तो अगर आप फील कर पा रहे हो तो बेटा चाइल्ड फंड है और उसके अगेंस्ट में क्या है? चाइल्ड्स इन्वेस्टमेंट है। अब मान लेते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि चाइल्ड्स इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट करके रखा है FD में, फिक्स डिपॉजिट में। अब फिक्स डिपॉजिट पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। मेरा क्वेश्चन यह है, चाइल्ड फंड के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली इनकम फादर की है कि बच्चे की है? बच्चे की है, क्योंकि बेटा जो भी इन्वेस्टमेंट किया है किसके नाम से किया है? बच्चे के नाम से किया है। एग्रीड? अगर बेटे के नाम से किया है तो FD पर मिलने वाला इंटरेस्ट किसके नाम से मिलेगा? बेटे के नाम से, बच्चे के नाम से। यस और नो? बेटा फंड की खास बात होती है, मैं इस बिल्डिंग का चेयरमैन हूं, मैंने मेरी ही बैलेंस शीट में, अलग बुक्स नहीं बनाई क्योंकि अभी तक सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई, मेरी ही बैलेंस शीट में मैंने क्या किया हुआ है? जो मेंबर से पैसे आते हैं, राइट, वो कैश में दिखा है, और मेरे प्रॉफिट में से मैंने कुछ एक वहां पर एक जगह बनाकर रखी है जिसको हम बोलते हैं फंड, बिल्डिंग फंड। अब बिल्डिंग के लिए मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट की इनकम कहां पे जाएगी? बट नेचुरल है, बिल्डिंग फंड में जाएगी ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसका है? बिल्डिंग के लिए। वैसे इन्वेस्टमेंट किसके लिए है? बच्चे के लिए। तो इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली इनकम भी कहां पर जाती है? चाइल्ड्स फंड में। एग्रीड? तो देखिए इसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट, मान लेते हैं 30,000, तो एंट्री क्या आएगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मैं आपको ऐसे लिखता हूं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन चाइल्ड्स इन्वेस्टमेंट। एग्रीड? बेटा अब मुझे एक बात बताओ, कैश आई तो कैश तो बढ़ गई इधर। एग्रीड? कितने से? 30,000 से बढ़ी। और ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो सर ये नॉमिनल अकाउंट जनरली हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? P&L अकाउंट। मगर P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया तो किसका हो जाएगा? पिताजी का, फादर का। मगर क्या हम फादर को देने वाले? क्या नहीं, हम किसको देने वाले? चाइल्ड्स फंड को। तो बेटा इसके रिलेटेड की इनकम वहां पर ट्रांसफर करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा? इंटरेस्ट ऑन चाइल्ड्स फंड इन्वेस्टमेंट टू चाइल्ड फंड। बच्चे की इनकम बच्चे के फंड में डाल दी, है नहीं? ये पहले साल का हुआ किस्सा। एग्रीड? अब देखो वापिस 10 लाख अगले साल हुआ, पापा और कितने डालेंगे? 3 लाख डालेंगे अगले साल। पिछली बार इन्वेस्टमेंट कितना था? 3 लाख। इस बार तुमको पता है कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 3 लाख तो होगा जो पापा ने साइड में निकाले, और जो इंटरेस्ट मिला था पिछले बार के 3 लाख पर वो भी ऐड होगा। एग्रीड और नॉट? सो टोटल इन्वेस्टमेंट इधर 3,30,000 होगा। एग्रीड और नॉट माय डियर फ्रेंड? तो इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर होता है बेटा? चाइल्ड्स फंड में। और अगली बार इन्वेस्टमेंट कितना होता है बेटा? फंड की अमाउंट, अप्रोप्रिएशन की अमाउंट जो आपने 3 लाख डिसाइड की, प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट। तो दो चीजें जनरली जाती है, एक क्या? इंटरेस्ट की अमाउंट, और एक कौन सी अमाउंट? और एक एनुअल अप्रोप्रिएशन। एनुअल अप्रोप्रिएशन पिताजी ने कितना डिसाइड किया था? 3 लाख रुपीज। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आई थी? 30,000 रुपीज। तो ये दोनों मिलाकर कहां पे जाएंगे बेटा जी? आपके चाइल्ड फंड में जाएंगे, और उतना ही अमाउंट आपका क्या होगा? इन्वेस्ट होगा। एग्रीड? दैट्स ग्रेट। अब बेटा मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। बेटा मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की थी कि यहां पर कोई एक चाइल्ड फंड है। चाइल्ड फंड है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है मेरी कोई। बेटा मैं आपसे एक पूछ रहा हूं कि ये चाइल्ड फंड इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है इधर?
मगर इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर हो सकता है? अब देखो प्रॉब्लम कैसे कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। इन्वेस्टमेंट कहां कहां पे हो सकता है? दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी देयर इन लैंड, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट पर कोई रोक नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्रीड और नॉट? बेटा अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा रिप्लेस करता हूं और शब्द लिखता हूं कि यहां पर हम किसके लिए फंड बना रहे हैं। यहां पर कोई एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारे डिबेंचर में ऑलरेडी बैठी हुई है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ऑलरेडी ये लाइबिलिटी बैठी हुई है। इस डिबेंचर्स का रीपेमेंट करने के लिए हमने बोला कि तुझे 20 साल बाद 15 साल बाद रीपेमेंट करना है, तो हम तेरे लिए हर साल कुछ पैसा तेरी लाइबिलिटी रीपेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से कुछ पैसा इधर डालते हैं, प्रॉफिट में से निकालते ना रिडम्पशन करने के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या मैं उसको नाम देता हूं सिंकिंग फंड। जब मैं बात करूं सिंकिंग फंड या डीआरआर, उसका मीनिंग वन एंड द सेम है। और ये किसके भांति है बेटा? चाइल्ड फंड के हिसाब से। इसका पर्पस क्या है? फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स यू आर सेटिंग असाइड सम प्रॉफिट। मगर प्रॉफिट सेट असाइड करने से काम बनता नहीं है, आपको वो पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा असेट साइड में से, कैश को निकालकर कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप इन्वेस्ट किस में कर सकते हो? लैंड, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड व्हाट? इन योर ओन डिबेंचर्स। ओ मतलब आप आपके खुद के डिबेंचर अगर बाय करते हो तो कल अपनी बात हुई थी, वो क्या बनता है? इन्वेस्टमेंट। एंट्री करके बताइए एंट्री क्या हुई थी? कल मैंने जब बताया था कि ओन डिबेंचर्स की इन्वेस्टमेंट की एंट्री करो, तो आपने एंट्री की थी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एक्रूड इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये क्या है? कम इंटरेस्ट प्राइस। मगर बेटा जो ओन डिबेंचर था, मैं बार बार आपको क्या कह रहा था, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। याद आ रहा ना कि ओन डिबेंचर केप्ट एज एन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा आप सिंकिंग फंड के लिए, डीआरआर के लिए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट कहां पे कर सकते हो? कोई भी एसेट में कर सकते हो। और अगर कोई भी एसेट में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो हर एक एसेट की इनकम अलग अलग है। जैसे लैंड पर कोई इनकम नहीं मिलेगी रेगुलर, गोल्ड पर कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी, म्यूचुअल फंड पर आपको डिविडेंड मिल सकता है, शेयर्स पर आपको डिविडेंड मिल सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एग्रीड? ओन डिबेंचर पर आपका इंटरेस्ट सेव्ड होगा। अगर एफडी की तो क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सो कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपको सिर्फ टटोल कर चेक कर रहा है कि आप समझ रहे हो क्या है। तो इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा, फिर हम आगे जाएंगे कि क्या है कि सिंकिंग फंड एक बार बनाया तो सिंकिंग फंड सही जगह पे रहे इंटैक्ट, इसके लिए आपके पास वराइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। और वो वराइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो बनता है वो क्या है? ओन डिबेंचर। और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ओन डिबेंचर इज व्हाट? योर इन्वेस्टमेंट। व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर ओन डिबेंचर्स, वो इंटरेस्ट भी आपकी इनकम बनेगी। अभी तक आप इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कहां पे ट्रांसफर कर रहे थे? इंटरेस्ट ऑन पे एंड एल अकाउंट, याद आ रहा है? मगर अभी तो मैंने बताया ना कि ये ओन डिबेंचर किसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट है? सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड किसके जैसा है? चाइल्ड फंड के जैसा। मैंने क्या बोला? चाइल्ड फंड पर मिलने वाली कोई भी इनकम चाइल्ड फंड में जाएगी। एग्रीड? तो उसी तरीके से बेटा इसकी इनकम भी कहां पे जाएगी? डिबेंचर फंड में जाएगी, जो मैं आपको बताऊंगा। इज दैट ओके? अब इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस एग्जामिनर हालांकि बहुत अच्छी तरीके से डालता है और बहुत ब्यूटीफुल है आगे की चीज़ें। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? तो सिंकिंग फंड ये पी एंड एल अकाउंट से बनता है और लास्ट में इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्रीड? अच्छा, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। होम लोन ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है क्या? मैं कुछ चीज़ें आपको एग्जाम्पल बना बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हम रियल लाइफ में हम एक्चुअली कर रहे होते हैं ऐसा, बट डिबेंचर में एंट्री देखकर हम डर जाते हैं। तो देखिए होम लोन की बात चल रही है, मैंने होम लोन लिया। होम लोन कितने साल का होता है बेटा? 20 साल का। हम 20 साल तक पेमेंट करेंगे, 20 ईयर्स। ओके? तो आपके बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी हुई, क्या नाम कहते हैं हम उसको? होम लोन। एग्रीड? और उसके अगेंस्ट में आपकी एक एसेट है होम।
एग्रीड? सेम एंगल से एक लाइबिलिटी है डिबेंचर, और उसके अगेंस्ट में आपकी एक बहुत बड़ी एसेट है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, जैगवार एंड लैंड रोवर। अभी तक हमने कोई सिंकिंग फंड नहीं बनाया, कोई बनाया हमने नहीं। समझ रहे हो आपको मैं क्या बोल रहा हूं? एक होम लोन है, एक होम लोन दिख रहा है, यस सर दिख रहा है होम लोन, और उसके अगेंस्ट में क्या है, एक असेट है, घर है, होम है। सो उसी भांति से बेटा मैं इसको डिबेंचर शब्द दे सकता हूं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और उसी भांति से मैं इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूं, जैसे जैगवार लैंड रोवर डील। प्लीज कंफ्यूज ना करें, ये सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि मैंने एक घर लिया, उसके लिए होम लोन लिया। तो अब आप अपने दिमाग को पूछिए कि पर्पस ऑफ डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब डिबेंचर इशू किया तो किस रीजन से? ताकि आप कोई एक लंबे समय की एसेट खरीद सको। तो कौन सी एक एसेट खरीदी आपने? यू हैव परचेस्ड इन्वेस्टमेंट इन सत्यम, यू हैव परचेस्ड जैगवार लैंड रोवर डील। आपने तो देखा ही होगा ना, वहां पर जीएमआर ने क्यों डिबेंचर इशू किया? सो दैट दे कैन एक्सपांड देयर बिजनेस। तो वो इन्वेस्टमेंट को हम बेच नहीं सकते, ये घर लिया हुआ। एग्रीड? तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये समझ में आ रहा है? होम लोन मतलब क्या? डिबेंचर। और घर मतलब क्या? उन्होंने जो प्लान किया था बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट, वो वाली चीज। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने होम लोन रिपेमेंट कर दिया। सर कैसे रिपेमेंट किया? धीरे धीरे ईएमआई भरते भरते मैंने होम लोन रिपेमेंट कर दिया। एग्रीड? अब होम लोन रीपेमेंट हो जाने के बाद में अगर मैं इस घर को बेच दूं, सेल कर दूं, और कहूं कि मुझे घूमने जाना है वर्ल्ड टूर पर, तो मैं जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं? मैंने लोन रीपेमेंट कर दिया है, मैंने लोन को कैंसिल किया ना, आई हैव रीपेड द लोन ऑलरेडी। मेरा घर है, मेरे हक का घर है। अब मैं इसको बेचकर मैं अगर वर्ल्ड टूर पर जाना चाहूं तो जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं? यस। एग्रीड और नॉट? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सर मगर क्या रिलेवेंस है इसका? मुझे पहला इतनी बात बता दो, मैं आपको बाद में प्रूव कर दूंगा। मेरा एक होम लोन था, होम लोन धीरे 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 मेरे प्रॉफिट में से पैसा निकालकर मैंने ईएमआई रिपेमेंट करते करते होम लोन रिपेमेंट कर दिया। और रिपेमेंट करने के बाद में अब मेरा घर है मेरे पास। अब क्या इस घर को बेचकर मैं वर्ल्ड टूर पर जाना चाहूं, या इस घर को बेचकर मैं और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहूं, या इस घर को बेचकर मैं कुछ भी करना चाहूं उस पैसे का, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? सो आपका आंसर है यस। मतलब वो मेरा प्योर प्रॉफिट है, आई कैन एंजॉय विद दैट प्रॉफिट, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, इट इज एट माई डिस्पोजल। यस सर। अब जरा देखते हैं ये डिबेंचर्स है, इधर ध्यान से देखना बेटा, ये डिबेंचर्स है, और इस डिबेंचर्स के अगेंस्ट मेरा एक कोई इन्वेस्टमेंट है। कौन सा? मैं इसको आपको समझ में आने के लिए जैगवार लैंड रोवर डील लिखता हूं कि मैंने डिबेंचर इशू किया था खरीदने के लिए। अब हर साल मेरे प्रॉफिट में से मैं पैसा निकालकर कहां पे डाल रहा हूं? डीआरआर में। याद है होम लोन की भी ईएमआई कहां से पेमेंट होती थी? मेरे प्रॉफिट में से, रेगुलर इनकम में से। ईएमआई कहां से पेमेंट होगी? सैलरी वाला आदमी अपनी सैलरी में से काट के ईएमआई देता है, बिजनेस वाला व्यक्ति अपने प्रॉफिट में से ईएमआई काट कर देता है। यस और नो? तो वैसे मैंने क्या किया? डीआरआर क्रिएट किया, डीआरआर क्रिएट किया। डीआरआर के अगेंस्ट में मैंने क्या क्रिएट किया बेटा? इन्वेस्टमेंट। सर आपने इन्वेस्टमेंट क्यों क्रिएट किया? बेटा होम लोन में एक ही फर्क था कि जैसे ही आपके पास पैसा आता था आप रीपेमेंट करते थे। यहां पे रीपेमेंट करने की जगह आप आपके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखते हो, क्योंकि यहां पर एक लमसम पेमेंट आप करने वाले हो। होम लोन में कैसा था? रेगुलरली बेसिस पर आप ईएमआई रीपेमेंट कर रहे थे। यहां पर कैसा है कि आपने वो पैसा उनको रीपेमेंट करने की जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट में रखा है। देखो ईएमआई में क्या होता था कि आप आपके प्रॉफिट को कम कर कर बैंक को पैसा दे रहे थे। एग्रीड? अब मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं कि मैं मेरे प्रॉफिट में से पैसा निकालकर डीआरआर में डाल रहा हूं और उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालकर साइड में रख रहा हूं। बस फर्क इतना है कि मैं डिबेंचर होल्डर्स को रिपेमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके रिपेमेंट के टर्म्स अलग है। बैंक कहती है कि मुझे रेगुलरली पैसा देना है आपको, डिबेंचर होल्डर ने कहा कि 5 साल बाद 10 साल बाद एक साथ मुझे पैसा दे देना, तो उसके लिए प्रोविजन मैं कर रहा हूं। एग्रीड? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस दिन ड्यू डेट आएगी डिबेंचर्स को पेमेंट करने की, हम इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे जहां पे हमने पैसा इकट्ठा किया था धीरे 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 धीरे? हाँ नहीं? हम हमारे इन्वेस्टमेंट को बेचकर
ये कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट है बेटा? ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है। एग्रीड? जो इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट बनाया था ना, वो वाला इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट को सेल कर कर हम कैश लेंगे और इस कैश से हम किसका रिपेमेंट करेंगे? डिबेंचर्स का। एग्रीड? सो डिबेंचर्स गया, कैश गया। मुझे बताइए डीआरआर अपने जो बनाया था, डीआरआर जो आपने बनाया था वो प्रॉफिट में से बनाया था। एग्रीड? ये अब आपकी असेट फ्री हो गई क्या नहीं हो गई? डीआरआर आपने प्रॉफिट से बनाया था, मतलब कि आप धीरे 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 प्रॉफिट में से पैसा निकाल कर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और वो इन्वेस्टमेंट से आपने डिबेंचर्स का रिपेमेंट किया। डिबेंचर्स का रिपेमेंट हो गया, जो डिबेंचर ने फाइनेंस किया था वो वाली एसेट अब फ्री हो गई है। एग्रीड और नॉट? अब मुझे बताइए ये डीआरआर का बैलेंस लास्ट में कहां पे जाना चाहिए? जीआर में, फ्री रिजर्व मेरा। क्योंकि भाई इसके लिए जो लाइबिलिटी ली थी वो तो खत्म हो गई ना, तो अब डीआरआर क्रिएट करने का पर्पस खत्म। एग्रीड? तो डीआरआर कहां पे जाएगा? जीआर में, लास्ट में अगेन। जैसे होम लोन लेते वक्त हमने होम लोन लिया था और एक घर लिया था, जैसे ही होम लोन खत्म हुआ घर किसका हो गया? मेरा। अब मैं बेचकर चाहे उसका कुछ भी करूं। उसी तरीके से जब डिबेंचर्स हमारे पास थे तो हम हर बार डीआरआर क्रिएट कर रहे थे ताकि डिबेंचर का रीपेमेंट हो सके। डिबेंचर से बनी हुई एसेट हमारे पास है अभी भी, जैगुआर एंड लैंड रोवर, वो अभी भी है इन्वेस्टमेंट हमारे पास। अब जैसे मैं अगर आपको कहूं कि धीरे 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 मैंने रीपेमेंट कर दिया पूरे डिबेंचर्स का, तो बेटा वो जो एसेट है वो तो फ्री हो गई ना। और उसको रीपेमेंट करने के लिए हमने हमारे हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड में निकाला था इन टर्म्स ऑफ डीआरआर। अब ये डीआरआर कहां पे जाता है? लास्ट में, जीआर में। एग्रीड? तो हमेशा ध्यान में रखे, आफ्टर रिडम्पशन, आफ्टर रिडम्पशन सिंकिंग फंड का या डीआरआर का बैलेंस कहां पर ट्रांसफर होता है? जीआर में। आफ्टर रिडम्पशन the balance of sinking fund or DRR is transferred to where? GR. GR is what? General reserve. It is a free reserves, revenue reserves. Did you get my point? Yes. So मैंने आपको 3-4 कंसेप्ट सिखाए थे, एक 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 करके मैं समान उनको करता हूं। पहली चीज, डिबेंचर ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उसके अगेंस्ट में क्या बाय होती है? एक लॉन्ग टर्म असेट बाय होती है। ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको समझना होना कि इस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के दो आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहली जिम्मेदारी है उसके इंटरेस्ट का रीपेमेंट। इंटरेस्ट के रीपेमेंट की जिम्मेदारी हमने कैसे ली बेटा जी? हमने उसको पे एंड एल अकाउंट से फंडिंग कर दी। मगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम पर थोड़ा सा गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि उस प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करने के लिए आपको कुछ पैसा साइड में लॉक करना पड़ेगा और उस लॉक का नाम है डीआरआर या सिंकिंग फंड। ये सिंकिंग फंड सेम उसी तरीके से मैंने आपको समझाया जैसे होता है चाइल्ड फंड। ये फंड महफूज रहे, सेफ रहे, इसलिए एक पिता क्या करता है? सारे पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है। उसी तरीके से आप इस डीआरआर को क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, जिसका हम नाम कहते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रहे, ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे एक पिता गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में कर सकता है, लैंड में कर सकता है, बिल्डिंग में कर सकता है, राइट? उसी तरीके से एक कंपनी भी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स इस पर गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है कि जनरली दे शुड बी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। बट अपनी प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये इन्वेस्टमेंट हम ओन डिबेंचर्स में भी कर सकते हैं, और अगर ओन डिबेंचर्स में किया तो आगे क्या होगा वो हम प्रॉब्लम के साथ में देखेंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि जो चाइल्ड फंड की इनकम है, इनकम ऑफ चाइल्ड फंड, या कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा लॉस ऑन चाइल्ड फंड। पिता ने बहुत दिल से कुछ अच्छे शेयर्स में बच्चे के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, बट बेटा लॉस हो गया। इनकम हुई तो बच्चे की, लॉस भी हुआ तो बच्चा ही बियर करेगा। चाइल्ड फंड मतलब बच्चा बियर करेगा, मतलब चाइल्ड फंड। एग्रीड? तो बेटा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आपको इनकम मिलेगी इंटरेस्ट के रूप में, रेगुलर इनकम, या आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जो भाव ऊपर बढ़ने चाहिए थे वो भाव ऐसा भी हो सकता है कि नीचे गिर गए।
हाँ या नहीं? लॉस तो हो सकता है यार। अगर लॉस हुआ तो वो भी लॉस कौन बियर करेगा? उसका सिंकिंग फंड बियर करेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? इनकम हो या लॉस हो या एक्सपेंस हो, उस फंड के रिलेटेड कौन बियर करेगा? सिंकिंग फंड, उसका जो फंड है वो बियर करेगा। एग्रीड? इसको कहीं से भी पी एंड एल अकाउंट में रूट नहीं करना, पी एंड एल अकाउंट में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ये सारा कार्यक्रम चल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट जाके पी एंड एल अकाउंट को हिट नहीं कर सकती। लॉजिक लगाओ, इंटरेस्ट पी एंड एल अकाउंट को हिट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दरकार नहीं है। मगर जो भी इनकम है या जो भी लॉस है वो कहां पे जाके हिट करेगा आपका? इट विल गो एंड हिट द सिंकिंग फंड अकाउंट। उस सिंकिंग फंड का एक लॉजिक ध्यान में रखना, इट बिहेव्स लाइक पी एंड एल अकाउंट। ऑफ कोर्स नॉमिनल अकाउंट ही है वो। अगर इनकम हुई तो क्रेडिट करना, अगर उसमें प्रॉफिट बढ़ा, पैसा आया तो क्रेडिट करना, अगर पैसा निकला, लॉस हुआ तो डेबिट करना। डिड यू एग्री? और एट द एंड ऑफ रिडम्पशन, राइट, जैसे होम लोन क्लियर होने के बाद में घर अपना हो जाता है, वैसे ही जैसे ही रिडम्पशन हुआ सारा का सारा फंड कहां पर चला जाएगा बेटा जी? जीआर। ये आपका फ्री रिजर्व के तौर पे वापस आपको काम देने लगेगा, क्योंकि जो भी आपकी एसेट है वो अब आपकी हो गई और अब आप उसको बेचकर कुछ भी कर सकते हो। एग्रीड? तो मैंने 3 कंसेप्ट आपको तोड़ तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में समझाया। अब इस पूरे कंसेप्ट को हम एक बार फ्लो में समझ लेते कि क्या होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है बेटा? अगर लॉस हो गया किसी चीज में, जैसे अभी लॉस हुआ किंगफिशर को, रीपेमेंट नहीं कर पा रहा एसबीआई को, डीएलएफ नहीं कर पा रही थी रीपेमेंट, राइट, और भी कुछ कंपनी है, सुजलॉन नहीं रीपेमेंट कर पा रही है अपने लोन को, उस केस में बेटा उनको वो फंड या तो वो लोन या तो रिस्ट्रक्चर कराना पड़ता है, या तो रिस्ट्रक्चरिंग में डालेंगे। जैसे एसबीआई ने किंगफिशर का लोन रिस्ट्रक्चर किया, या आपको रिस्ट्रक्चरिंग करानी पड़ेगी किसके अंदर? सुजलॉन का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, राइट, लोन का रिस्ट्रक्चरिंग होता है, नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में उसका रिस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये। या कंपनी अपनी बाकी की दूसरी कोई असेट को बेचकर, राइट, जैसे अभी सुब्रत और राय सहारा, ये अपने नॉन कोर असेट को बेचकर पैसा अवेलेबल कराकर दे रहे हैं। तो ऐसा करना पड़ता है कंपनी को कि अगर जिसमें इन्वेस्टमेंट किया उसमें लॉस हो गया तो क्या करेंगे उस केस में? दे विल हैव टू अरेंज द फंड्स फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि लास्ट में लाइबिलिटी किसकी है? बिजनेस की। गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप बराबर से लाइबिलिटी का रीपेमेंट करो, इसके लिए हम आपके ऊपर बंधन डाल रहे हैं कि आप डीआरआर करो और सारा पैसा लेकर शेयर होल्डर उड़ ना जाए। इसलिए पैसे को बिजनेस में ही रखा जाता है, क्योंकि आज नहीं तो 20 साल बाद में रीपेमेंट करने की दरकार पड़ेगी। एग्रीड? तो इसलिए पैसा इधर ही लॉक करके रखते हैं। एक आपको मैं, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको एक इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या माइनिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कंसेप्ट सिखाता हूं। देखो बेटा, एक माइनिंग फर्म है, आपको यह पता होना चाहिए कि हर एक माइनिंग फर्म के ऊपर यह रिक्वायरमेंट है कि वो जाते वक्त उस लैंड को रिस्टोर करके जाएगी। अगर लैंड को रिस्टोर नहीं करके गए तो हम आने वाली हमारी जो कोई भी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके हाथ में क्या देंगे? कि ऐसी कोई जगह जो बराबर से फिल नहीं की हुई है, ऐसी कोई लैंड जो बराबर से फिल नहीं की गई है, अगर मान लो कल को वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ तो वो धोखा होगा। जैसे ऐसी कितनी ही डेथ आपने सुनी होगी कि जो सैंड माफिया होते हैं वो जमीन जो पानी है, पानी में से रेत निकाल कर लेकर चले जाते हैं रातों रात, और जब कोई दूसरा आदमी वहां पर सतह के, मैं बोल रहा हूं कि किनारे के नजदीक जब वो जाता है पानी भरने के लिए या कोई काम करने के लिए व्हाटएवर, एक कदम रखता है और दूसरा ही कदम उसका पानी के अंदर जाते ही वो नीचे डूब जाता है। क्यों? क्योंकि सैंड माफिया ने वो नीचे से रेती पूरी निकाल ली, तो वो खड्डा गहरा हो गया है। एग्रीड? ऐसे हमने सुना होगा। तो बेटा वहां पर उस सैंड माफिया ने सैंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसको रिस्टोर नहीं किया। एग्रीड? तो हर एक माइनिंग
लाइसेंस के साथ में एक और एग्रीमेंट किया जाता है कि जाते वक्त आप इस जमीन को रिस्टोर करके जाएंगे एज द सेम लैंड एज इट वाज। तो अब सोचिए, हमने यहां पर माइनिंग एक्टिविटी शुरू की और मान लेते कि माइनिंग एक्टिविटी चलती रही अराउंड 15 साल तक। अब 15 साल तक बेटा जी आपको प्रॉफिट होता रहेगा, आपके P&L अकाउंट में प्रॉफिट आते रहेगा बेटा, एग्रीड। अब बेटा हर एक लॉ में आपको इसके लिए एग्जम्पशंस भी दिए गए, डिडक्शंस भी दिए गए। आपको क्या कहा जाता है कि आपको कहा जाता है कि आप आपका कुछ पैसा साइट रिस्टोरेशन फंड के लिए निकाल के रखिए। अगर मान लो प्रॉफिट निकाला ही नहीं तो लास्ट में 15 साल के बाद में कोई मैजिक होने वाला है कि पैसा आएगा कहां से, क्योंकि ये प्रॉफिट आएगा और ये प्रॉफिट कंपनी वाले लोग क्या बोलेंगे, यहां पर ये प्रॉफिट है, ये कंपनी वाले लोग क्या बोलेंगे, ये प्रॉफिट से हमको डिविडेंड दे दो। अरे मगर इस प्रॉफिट में कोई एक छुपी हुई लाइबिलिटी बैठी हुई है अभी तक, जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपको रिपेमेंट करनी है 15 साल बाद, क्योंकि तब आपको पूरी माइन को पूरा पैक करना है वापस। ये खर्चा भी बड़ा है। तो आप क्या कर सकते हो, हर साल आपके प्रॉफिट में से साइट रिस्टोरेशन फंड के नाम से एक फंड बनाते हो, एग्रीड। और इस साइट रिस्टोरेशन फंड को, मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ होगा वो कहीं ना कहीं यहां पर, अरे ये प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहा हूं मैं, एक सेकंड, ये प्रॉफिट में से आप क्या करोगे, साइट रिस्टोरेशन फंड बनाओगे और ये प्रॉफिट यहां पर कोई एक एसेट में रिप्रेजेंट हो रहा होगा, मैं कहता हूं कैश। ये कैश को क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट, साइट रिस्टोरेशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एग्रीड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो आपके फंड के इन्वेस्टमेंट में बहुत ध्यान रखने के बावजूद भी यहां पर लॉस हो गया, कोई वजह से लॉस हो गया, हो सकता है बैंक डूब गई, क्या करेंगे, अभी लॉस हो गया, आपने पैसा सही जगह पे रखा था, हो गया लॉस, आपने अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड में डाला था पैसा, हो गया लॉस। बेटा अल्टीमेटली लाइबिलिटी किसकी है, लाइबिलिटी तो अपनी है ना, कंपनी की है, 15 साल बाद रिस्टोर करना पड़ेगा। अरे भाई माइनिंग लाइसेंस देते हो, ये थोड़ी ना बोला था कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ तो ही आप इसको करना रिस्टोर। अरे वो तो हम एक प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी के तहत कर रहे हैं, एक अच्छी फाइनेंशियल पॉलिसी कि जिसमें हम हमारा प्रॉफिट लॉक कर कर उसको इन्वेस्टमेंट के रॉक पर रख रहे हैं। मगर अगर मान लो कि लॉस हो जाए उस इन्वेस्टमेंट पे, तो भी आपकी लाइबिलिटी तो रहेगी ना। तब कंपनी क्या करती है, अपनी दूसरी कोई एसेट्स बेचकर या रिस्ट्रक्चरिंग कराकर रिपेमेंट करती है, एग्रीड। तो लॉस का इन्वेस्टमेंट पर कोई लेना देना नहीं है डिबेंचर के रिडम्पशन के साथ, वो तुम्हारी लाइबिलिटी आपको रिपेमेंट करनी ही पड़ेगी, एग्रीड। चलिए आइए अब हम फ्लो देखते हैं। Prudent companies makes arrangement of required funds on or prior to the due date. Otherwise, utilization of funds for redemption of debenture may seriously upset the working of the business. The ideal method is to set aside every year certain amount of profits and investing the same together with the accrued interest in government securities. Annual installment is ascertained by reference to the sinking fund table. ये हमारे लिए कोई required नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में दिया जाएगा और ये आप एफएम में करोगे भी। तो देखते हैं, सन माइक्रो सिस्टम ऐसे नाम की कंपनी है और आपके कुछ डिबेंचर होल्डर्स हैं। सन सिस्टम का ये P&L अकाउंट है और बैलेंस शीट है, डिबेंचर होल्डर का नहीं है, नलाइको किसका है, सन माइक्रो सिस्टम्स का। सो डिबेंचर होल्डर। अब देखते हैं सिंकिंग फंड मेथड कैसे होगा। प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, प्रॉफिट को डेबिट किया, याद है ना, और ये कहां पे जाएगा, सिंकिंग फंड के क्रेडिट में। ये देखो यहां से पैसा निकला, वो फर्स्ट भाग गई। प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू व्हाट, सिंकिंग फंड अकाउंट। तो ये पैसा गया कहां पे, सिंकिंग फंड अकाउंट में, यहां पर पैसा है, एग्रीड। अब यही पैसा हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैश कम करनी पड़ेगी, बैंक कम करना पड़ेगा, और कहां पे जाएगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये देखो द अमाउंट चार्ज टू P&L अकाउंट इज इन्वेस्टेड टू बैंक को क्रेडिट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट। ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बन गया, एग्रीड। अब इस सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव, ये बैंक को डेबिट होगा, एग्रीड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इंटरेस्ट तो मिलेगा। जनरली हम इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट में, मगर यहां पर P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कि नहीं, याद रखो वो कौन सा मेरा लॉजिक था, चाइल्ड फंड।
इनकम हो या लॉस हो, कहाँ पे जाएगा? चाइल्ड फंड में। वैसे यहाँ का कौन सा फंड है? ये सिंकिंग फंड। तो ये देखिए, ये इंटरेस्ट यहाँ पर आया और यहाँ से नॉमिनल अकाउंट से हम इसको जनरली ट्रांसफर करते थे P&L अकाउंट में, मगर यहाँ से अब हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बेटा जी? सिंकिंग फंड अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एग्रीड? अब करंट ईयर का वापस अप्रोप्रिएशन करेंगे, नेक्स्ट ईयर का अप्रोप्रिएशन रहेगा ना बेटा। सो वो नेक्स्ट ईयर का अप्रोप्रिएशन कहां पे जाएगा? एग्जांपल बता रहा हूं, नेक्स्ट ईयर का अप्रोप्रिएशन ये वापस यहां पर होगा। एग्रीड? और वहां से हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? सिंकिंग फंड। एग्रीड? बट बेटा अब आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां पर कौन सी अमाउंट होगी? एनुअल अप्रोप्रिएशन प्लस इंटरेस्ट। एग्रीड? ये एनुअल अप्रोप्रिएशन कहां पे जाएगा? यहां पे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। राइट? तो ये कौन सी अमाउंट होगी बेटा? डबल द अमाउंट होगी, एनुअल अप्रोप्रिएशन प्लस जो आपको पिछली बार इंटरेस्ट मिला था वो वाला इन्वेस्ट होगा। एग्रीड? तो आइए अब हम देखते हैं अकाउंटिंग। पहली एंट्री होती है बेटा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉर द एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉर ट्रांसफर टू डीआरआर। डीआरआर इज वन एंड द सेम लाइक सिंकिंग फंड, मैंने आपको बताया था। तो एंट्री क्या होगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये फर्स्ट ईयर की एंट्री। फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हमारी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आगे वर्ड जोड़ना है इन्वेस्टमेंट, टू बैंक अकाउंट, ये परचेज किया पहले साल। बेटा कब बाय कर रहे हैं हम? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। डिड यू अंडरस्टैंड? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर। पहले साल तो इंटरेस्ट मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि वर्ष के आखिरी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो देखो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर अदर देन लास्ट ईयर, बाकी के सारे साल लास्ट ईयर को छोड़कर आपको क्या मिलेगा बेटा जी? पहले इंटरेस्ट मिलेगा। सो एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये इंटरेस्ट कहां पे जाएगा? सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड रिजर्व अकाउंट। एग्रीड? अब बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? वापस करंट ईयर का अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। बराबर है? ये तो इंटरेस्ट मिलने की एंट्री, करंट ईयर का अप्रोप्रिएशन करना है ना, कि यूनिफॉर्म अप्रोप्रिएशन एवरी ईयर। सो नेक्स्ट ईयर की अप्रोप्रिएशन की एंट्री आएगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या फंड अकाउंट। एग्रीड? अब हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मगर इस बार इन्वेस्ट क्या होगा? एक तो एनुअल अप्रोप्रिएशन पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 3, एंट्री नंबर 3 जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। एग्रीड? तो आपकी एंट्री होगी ये क्या हुआ? फॉर ट्रांसफर फॉर रिसीविंग इंटरेस्ट, हाँ फॉर परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वर्डिंग थोड़ी सी गलत छप गई है, इंटरेस्ट नहीं है वो। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट, ये परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मगर इसमें अमाउंट कौन से आएगी? इट वुड बी इंटरेस्ट प्लस एनुअल अप्रोप्रिएशन। वेरी गुड। एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर में हमको क्या करना है? रिडम करना है। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या करेंगे? बेचेंगे। तो हम बेचने के बाद में एंट्री क्या होगी? पहले इंटरेस्ट की अमाउंट की एंट्री करते थे, वो हर साल मिलती है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। एग्रीड? और ये इंटरेस्ट को हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट या सिंकिंग फंड अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट को बेचो बेटा, राइट? और ये रिजर्व भी ट्रांसफर होगा, नॉर्मल एंट्री है जो हम कर रहे थे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट को बेचने के बाद में जैसे नॉर्मली प्रॉफिट या लॉस होता है, वैसे बेटा डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट को भी बेचने के बाद में प्रॉफिट या लॉस होगा। ये प्रॉफिट और लॉस कहां पे जाएगा? इट विल ना, दिस प्रॉफिट और लॉस विल ऑल्सो भी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। एग्रीड? तो पहले हम ये प्रॉफिट कहां पे एक्यूमुलेट करेंगे बेटा? सिंकिंग फंड। इन केस ऑफ प्रॉफिट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जो भी प्रॉफिट हो इन्वेस्टमेंट के खरीदने बेचने में या लॉस हो, वो कहां पे एडजस्ट होता है? फंड में। तो हमने एडजस्ट किया प्रॉफिट को, लॉस भी एडजस्ट होगा बेटा। इन केस ऑफ लॉस, रिजर्व्स ऑफ द अबव एंट्री इज पास्ट, सॉरी रिजर्व नहीं, रिवर्स ऑफ द अबव एंट्री इज पास्ट। तो एंट्री क्या होगी? वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया और सिंकिंग फंड को डेबिट किया, लॉस को डेबिट किया। एग्रीड? चलिए, फॉर मेकिंग अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स, आसान एंट्री है। क्या एंट्री होगी? हम करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर होल्डर्स। अगर डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम तो हमारी एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। बेटा जो कुछ भी डिबेंचर होल्डर को आपको पेमेंट करना है वो कहां से एडजस्ट होता है, सिंकिंग फंड के यहाँ पे। सो डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, राइट, आपके टेक्स्ट बुक में चाहो तो हाईलाइट कर लो, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, इसके लिए सिंकिंग फंड बना के रखा हुआ है कि नहीं, राइट। जो कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे वो भी कहां पे जाएगा, सिंकिंग फंड में। ये देखिए डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एक सेकंड में इधर करके देता हूं। ये डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, राइट, ये भी कहां पे जाता है बेटा, ये भी आपका सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफर होता है। तो एंट्री होती है डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू, हम एंट्री करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। इन शॉर्ट मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट किया डिबेंचर होल्डर्स को लाइबिलिटी के ऊपर, वो कहां पे एडजस्ट करना पड़ता है आपको, सिंकिंग फंड में, उस फंड में एडजस्ट करना पड़ेगा। बच्चे के एजुकेशन के लिए 30 लाख रुपए आपने जमा करने थे, अब जो कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपने करना है वो कहां पर डेबिट करेंगे आप, उसी चाइल्ड फंड में। मतलब बच्चे के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है ऑल शुड बी एडजस्टेड वेयर, इन द चाइल्ड फंड। ये ध्यान में रखोगे आप चीज, तो उसी तरीके से इसका जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे वो कहां पे एडजस्ट होगा, फंड में। इतने कुछ पॉइंट्स याद रखना, बाकी मैं हेल्प कर दूंगा आपको। एग्रीड? कोई क्वेरी यहां पे? तो आपको ये पेजेस पर एंट्रीज दी हुई है, घर पर रिवाइज करनी चाहिए। कम डाउन टू द पेज नंबर, पेज नंबर 4.6 पर आपको पूरी क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड की एंट्रीज दे रखी है और उसके आगे कंसेप्ट क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट क्वेश्चन भी आपने देखना चाहिए। इज दैट ओके? तो ये होमवर्क लिख लो, ये आपको पढ़ना है घर पर।